वसई विरार का जिक्र हो और भूमाफियाओं का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वसई विरार में भूमाफियाओं का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ पर भूमाफियाओं ने बेतहाशा दौलत कमाने के चक्कर में वसई विरार की प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से नष्ट कर डाला है, जिसके लिए उन्होंने जंगल के जंगल कटवा डाले हैं, पहाड़ों का सीना छलनी कर उन्हें मैदानों में तब्दील कर दिया है, प्राकृतिक नालों का रुख बदल दिया है, सरकारी तथा आदिवासी जमीनों पर कब्जा करते हुए अलग अलग भूमाफियाओं के द्वारा अलग अलग जगह पर बड़ी तादाद में अवैध निर्माण करवा दिए गए हैं। और इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते इन्होंने कानून व्यवस्था का न सिर्फ खुलकर मजाक उड़ाया है, बल्कि नियम कायदों को पूरी तरह से जूतों से रौंद डाला है। और आज उसी के चलते हम वसई विरार के एक से बढ़कर एक कुछ चुनिंदा भूमाफियाओं में से 10 प्रमुख भूमाफियाओं का परिचय आपसे करवाने जा रहे हैं। यह वह भूमाफिया हैं जिनके काले कारनामों के चलते उन्हें आने वाले 20 सालों के बाद भी याद रखा जाएगा। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आज हम आपको वसई विरार के टॉप 10 भूमाफियाओं की कार्यशैली, वो उनके कार्य क्षेत्र, वो उनके तौर तरीकों का संक्षिप्त परिचय करवाने जा रहे हैं। इन सभी माफियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमने विभिन्न स्रोतों से हासिल की हैं, जिसमें हमें कई महीने लगे हैं। हालांकि यह सिर्फ माफियाओं का संक्षिप्त परिचय है। हर माफिया की संपूर्ण जानकारी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में एक एक कर जल्द ही हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुरेंद्र सिंह उर्फ रंधा का नाम वसई विरार के टॉप 10 माफियाओं में लिया जाता है। रंधा एक ऐसा अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व जिसने राजीवली, बोईदापाड़ा तथा इसके आसपास बड़ी तादाद में वन विभाग की जमीन, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर जंगलों की बेतहाशा कटाई कर, पहाड़ों का सीना छलनी कर प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत इस वसई को नष्ट कर डाला। हालांकि जब जब रंधा का नाम सामने आता है, तब तब उसके बड़े भाई अरविंद सिंह उर्फ दारा का नाम भी साथ में आता है। यहाँ तक कि इनकी दहशत के खिलाफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी एक मंच से दारा व रंधा की खिलाफत करनी पड़ी थी। यही नहीं, रंधा ने कई चॉल बिल्डरों को अपने साथ मिलाकर उन्हें माफिया बनने की राह दिखाई और इस तरह रंधा के संरक्षण में बोईदापाड़ा, वाघरालपाड़ा व राजीवली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में लाखों की तादाद में अवैध निर्माण कराए गए और इस तरह से रंधा ने दोनों हाथों से दौलत बटोरी। हालांकि रंधा की दहशत के समक्ष मनपा प्रशासन व तहसील प्रशासन सदैव बेअसर साबित हुआ। आपराधिक किस्म के इस शख्स ने सदैव कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला। कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद भी रंधा की दहशत वह उसके जलवे में कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। हालांकि जल्द ही हमारी भूमाफिया रंधा के विषय में एक विस्तृत एवं विशेष रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम यह बताएंगे कि रंधा के काले कारनामों के पीछे उनके बड़े भाई दारा की भूमिका क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि एक स्कूल टीचर का बेटा कैसे बना कुख्यात भूमाफिया। इसके साथ ही रंधा के दहशत भरे वो सातिराना कारनामों के साथ साथ उनके आपराधिक रिकॉर्ड तथा अनछुए पहलुओं की संपूर्ण विस्तृत जानकारी होगी। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। पवन सिंह एक ऐसा भूमाफिया जिसकी कुछ सालों पहले वसई पूर्व, राजीवली, बोईदापाड़ा आदि जगहों पर तूती बोलती थी। वैसे भी पवन सिंह का एक दूध विक्रेता से लेकर भूमाफिया बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। पवन सिंह ने विकास ग्रुप की स्थापना के साथ साथ भ्रामक विज्ञापनों द्वारा सस्ते
वह सर्व सुविधा युक्त घरों का सपना दिखाकर लोगों को गुमराह कर आदिवासी जमीन तथा वन विभाग की जमीनों पर अवैध निर्माण करवाकर राजीवली तथा बोईदापाड़ा के आसपास हजारों परिवारों को बसाया, जो अभी भी वहां पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। पवन सिंह के समक्ष स्थानीय प्रशासन, चाहे वो मनपा हो, तहसील हो या वन विभाग हो, सभी बेअसर साबित हुए। हालांकि पवन सिंह के माफिया बनने की राह में रंधा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। रंधा ने ही पवन सिंह को माफिया बनने की राह दिखाई। हालांकि कभी एक दूसरे के खासम खास रहे। पवन व रंधा के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते वर्चस्व की भावना ने भी जन्म लिया। वहीं 2018 में स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रंधा व पवन सिंह तथा उनके साथियों ने प्रशासन तथा पुलिस पर न सिर्फ पथराव किया, बल्कि कुछ वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हालांकि इस मामले में माफिया पवन सिंह, रंधा सिंह, विवेक सिंह, मनोज सिंह आदि लोग गिरफ्तार भी हुए। वहीं इस मामले को कानूनन हल्का व कमजोर करने के लिए मनपा अधिकारियों से लेकर तत्कालीन वालियू पुलिस अधिकारियों पर पवन सिंह द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया गया था। फिलहाल अभी सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं तथा मामला अभी वसई कोर्ट में है। हालांकि वसई विरार में पवन सिंह व उसके विकास ग्रुप के कारनामे कोई भूल नहीं पाया है, जिसके कारण पवन सिंह व उसके कारनामों को लेकर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। और इसके अलावा हम जल्द ही आपको बताएंगे कि मीडिया व पुलिस से जुड़ी वे कौन कौन सी हस्ती हैं जो हर हाल में पवन सिंह की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसके साथ ही पवन सिंह से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से भी आपको जल्द अवगत कराएंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। यूसुफ कुरैशी एक ऐसा शख्स है जिसने कुछ ही सालों के दौरान लाखों स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण करवाए। ये सारे ही अवैध निर्माण चिंचोटी के आसपास बड़े पैमाने पर करवाया गया और ये सारे निर्माण बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गालों के रूप में है। हालांकि यूसुफ कुरैशी का अवैध निर्माण नायगांव पूर्व हाईवे पर यदुवंशी ढाबे के पास भी बन रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी अवैध औद्योगिक इकाइयों को बनाने के लिए ही यूसुफ कुरैशी को जाना जाता है। वहीं यूसुफ कुरैशी के इन अवैध निर्माणों में प्रशासन ने कभी रुकावट पैदा नहीं की, बल्कि प्रशासन सदैव ही यूसुफ के समक्ष नतमस्तक होकर उन्हें उचित माहौल मुहैया करवाता नजर आता है। हालांकि यूसुफ कुरैशी द्वारा शिवसेना के शीर्ष नेताओं के बेहद नजदीकी संबंध होने के भी दावे किए जाते हैं। इसके अलावा यूसुफ कुरैशी की एक बड़ी टीम भी है जो उनके अवैध निर्माणों के बीच आने वाले व्यवधान से निपटने का कार्य करती है। इस समय यूसुफ कुरैशी के बड़े बड़े अवैध इंडस्ट्रियल गालों के खिलाफ मंत्रालय तक भी शिकायतें पहुंची हैं, किंतु इसके बावजूद भी यूसुफ कुरैशी के अवैध निर्माण पर कोई आंच नहीं आ पाई है। हालांकि जल्द ही हम यूसुफ कुरैशी के अवैध निर्माणों को लेकर वो उनके अवैध निर्माणों के पीछे कौन कौन गॉडफादर हैं, ये तमाम जानकारियां सविस्तार आपके समक्ष लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। राम दुलारे राजभर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम है राम दुलारे राजभर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला यह शख्स इतना शातिर है कि प्रशासन की नाक के नीचे नायगांव पूर्व स्थित
खार भूमि पर आरक्षित प्लॉटों को भरनी कर, मैंग्रोव को दफन कर उन पर बेरोक टोक अवैध चालियों के निर्माण में लगा है और इसी तरह आम लोगों को गुमराह कर, मालिकी जगह बताकर उन्हें सर्व सुविधा युक्त सस्ते घर उपलब्ध करवाने का झांसा देकर आरक्षित प्लॉटों पर बने चौल व गाले बेचे जा रहे हैं। हालांकि राम दुलारे राजभर जिस दबंगई से खार भूमि की आरक्षित जमीनों पर लगातार अवैध निर्माण करवा रहा है, उससे साबित होता है कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के बीच राम दुलारे राजभर का कितना खौफ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई कुख्यात अपराधियों व माफियाओं का हाथ राम दुलारे राजभर के सर पर है, जिसके चलते वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और खास बात यह है कि राम दुलारे राजभर इस अवैध धंधे से इतना पैसा कमा चुका है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। बेशक चुनाव में दुलारे की हार हुई थी, किंतु उसके बावजूद भी वह अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने भी राम दुलारे राजभर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों की मनपा आयुक्त से पत्र लिखकर शिकायत की थी, किंतु उसके बावजूद भी राम दुलारे राजभर के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई। चाहे वन विभाग हो, तहसील प्रशासन हो या मनपा प्रशासन, सभी राजभर के समक्ष निष्प्रभावी रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में राम दुलारे राजभर निरंकुश होकर अपनी एक बड़ी टीम के साथ बड़ी ही मुस्तैदी से लगातार मैंग्रोव को दफन करते हुए, अवैध भरनी करते हुए अवैध निर्माणों में लगा हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन है जो राम दुलारे राजभर के काले कारनामों के पीछे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही राम दुलारे राजभर द्वारा किए गए मैंग्रोव दफन तथा अवैध निर्माण के साथ साथ सभी विशेष जानकारियां आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत करेंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। शमशेर पेल्हार नगर पालिका अंतर्गत झाबरपाड़ा व रिचर्ड कंपाउंड में शमशेर की तूती बोलती है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक अवैध निर्माण शमशेर द्वारा किए गए हैं, किंतु कभी भी प्रशासन द्वारा इनके अवैध निर्माणों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। न जाने कितने सह आयुक्त पेल्हार में आए और गए, लेकिन झाबरपाड़ा, खान कंपाउंड व रिचर्ड कंपाउंड में होने वाले अवैध निर्माणों में शमशेर का एक छत्र राज्य रहा है। ऐसा कई बार हुआ जब शमशेर के अवैध निर्माण के बगल में हो रहे दूसरे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इनके अवैध निर्माणों पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पेल्हार नगर पालिका में शमशेर का खौफ ही काफी है। हालांकि मौजूदा समय में शमशेर का पुत्र रफीक भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर इन क्षेत्रों में बेहद सक्रिय होकर अवैध निर्माणों में सक्रिय है। जल्द ही हम मनपा द्वारा शमशेर को दिए गए MRTP नोटिस तथा उसके अवैध निर्माणों की संपूर्ण जानकारी तथा इन अवैध निर्माणों के पीछे किन किन राजनीतिक ताकतों का समावेश है, यह तमाम जानकारी लेकर जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। हरेश्वर पाटिल एक ऐसा माफिया जो किस्मत का धनी रहा है, जिसने स्थानीय होने का दावा करते हुए गैर स्थानीय छोटे छोटे बिल्डरों को डरा धमकाकर उनके अवैध निर्माणों के एवज में प्रशासन के नाम पर जबरन मोटी रकम उठानी शुरू की।
अन्यथा हरेश्वर पाटिल द्वारा उनके अवैध निर्माणों को तोड़ डालने की धमकियां दी गई और इस तरह देखते ही देखते हरेश्वर पाटिल क्षेत्र का कुख्यात भूमाफिया बन बैठा। हालांकि हरेश्वर पाटिल को माफिया बनाने में स्थानीय प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा है। हरेश्वर पाटिल ने विरार पूर्व, कनेर फाटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी तादाद में अवैध निर्माण कराकर बेशुमार दौलत इकट्ठा की है। हालांकि अभी भी हरेश्वर पाटिल के नाम पर क्षेत्र में कई अवैध निर्माण जारी हैं। हालांकि इन अवैध निर्माणों को सुरक्षा देने के एवज में स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारी हरेश्वर पाटिल द्वारा फेंकी गई हड्डी को पाकर खुशी से दुम हिलाते हुए हरेश्वर पाटिल के एक इशारे पर कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। अगर कोई बिल्डर हरेश्वर पाटिल को पैसा देने से इनकार करता है तो हरेश्वर पाटिल के एक इशारे पर स्थानीय प्रशासन दुम हिलाता हुआ आता है और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर एक ऐसा माहौल तैयार करता है कि अवैध निर्माणकर्ताओं को हरेश्वर पाटिल की सभी शर्तें मानने को बाध्य होना पड़ता है। जल्द ही हम आपको हरेश्वर पाटिल द्वारा कराए गए अवैध निर्माणों का ब्यौरा तथा लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में चल रहे हरेश्वर पाटिल के निजी प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। साथ ही हरेश्वर पाटिल से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की भी जानकारी देंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। सुशील उर्फ पिंटू आव्हाड एक ऐसा स्थानीय युवक जो बहुत कम समय में अवैध निर्माणों का बादशाह बन बैठा। वह अलग बात है कि इसके अवैध निर्माण रिचर्ड कंपाउंड से लेकर उमर कंपाउंड तक सीमित रहे हैं। इस युवा ने बहुत ही जल्दी प्रशासनिक तथा राजनीतिक ताकतों को अपना सहयोगी बनाकर धड़ल्ले से अवैध निर्माणों के क्षेत्रों में अपना एक ऊंचा स्थान बना लिया है। सुशील उर्फ पिंटू आव्हाड की एक विशेषता है कि वह उसका जो भी अवैध निर्माण रहा वह पेल्हार नगर पालिका अंतर्गत ही रहा। पिंटू आव्हाड के अवैध निर्माणों की कई शिकायतें मनपा व तहसील तक ही नहीं बल्कि मंत्रालय तक गई हैं। बावजूद उसके स्थानीय प्रशासन पिंटू आव्हाड का बाल भी बांका नहीं कर पाया। पिंटू आव्हाड द्वारा जो भी अवैध निर्माण किए गए वे इंडस्ट्रियल गाले के रूप में किए गए हैं, मतलब औद्योगिक इकाइयों के रूप में किए गए हैं। बहुत कम समय में पिंटू आव्हाड ने इन अवैध निर्माणों से काफी धन दौलत इकट्ठा कर ली है, जिसके चलते पिंटू आव्हाड के हौसले काफी बुलंद हैं। जल्द ही हम आपको पिंटू आव्हाड के अवैध निर्माणों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां, एमआरटीपी नोटिस तथा उनके गॉडफादर की इन अवैध निर्माणों में भूमिका से संबंधित सभी जानकारियां जल्द आप तक लेकर आएंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। वसई विरार क्षेत्र में यूं तो हमने आपको कई माफियाओं का परिचय करवाया है, किंतु अब हम आपको एक माफिया टोली से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। यह टोली है 3 माफियाओं की, जिसमें अरशद चौधरी, शहजाद व मैनुद्दीन खान शामिल हैं। इस टोली में गजब की एकता है। तीनों भूमाफियाओं का किरदार एक से बढ़कर एक है, जिस कारण इन भूमाफियाओं की ताकत भी किसी अन्य माफिया से 3 गुनी अधिक है। इन तीनों भूमाफियाओं द्वारा न सिर्फ अवैध निर्माण किए जाते हैं बल्कि शिकायतकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए शिकायतकर्ताओं के खिलाफ इन माफियाओं द्वारा खुलकर अपनी दहशत का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो ये कहीं भी अवैध निर्माण को
अंजाम देते हैं, किंतु पेल्हार प्रभाग में उमर कंपाउंड, रिचर्ड कंपाउंड, झाबरपाड़ा, खान कंपाउंड, माइकल कंपाउंड और खास तौर से बविया की पूर्व सभापति सरिता प्रमोद दुबे के कार्य क्षेत्र में इन तीनों माफियाओं ने सर्वाधिक तादाद में अवैध निर्माण किए हैं, जो अभी भी लगातार जारी है। और सिर्फ कोरोना काल में ही इन तीनों माफियाओं ने मिलकर अलग अलग जगहों पर लाखों स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण किए हैं और अभी भी इनके अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े अवैध निर्माण जारी हैं। इनके अवैध निर्माणों की कई शिकायतें मंत्रालय तक भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तो दूर, प्रशासन इनके अवैध निर्माणों को खुरस तक नहीं पाया है। और खास तौर पर अगर कोई मनपा अधिकारी इनके अवैध निर्माणों को तोड़ने का दुस्साहस करता है तो उसका तबादला हो जाता है। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि इन तीनों माफियाओं के गॉडफादर कौन कौन हैं। आपको यह भी बताएंगे कि इन्होंने अवैध निर्माण कहां कहां पर किए हैं तथा मनपा द्वारा दिए गए एमआरटीपी की नोटिस की जानकारी भी जल्द आपको देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी व शिवसेना की इनके अवैध निर्माणों में क्या भूमिका है। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी भूमाफिया को लगता है कि उसके नाम के साथ कुछ गलत जानकारियां जोड़ी गई हैं, तो वह स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। अन्यथा हमारे खिलाफ न्यायालय जाना चाहे तो बेझिझक जा सकता है। हम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में भी अपना पक्ष मजबूती से पेश करने के लिए सक्षम हैं। अगर आप इन भूमाफियाओं में से किसी से पीड़ित हो, प्रताड़ित हो या आपके पास इन भूमाफियाओं से संबंधित कोई विशेष जानकारी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही जल्दी हम इन सभी भूमाफियाओं का एक एक कर काले कारनामों का काला चिट्ठा लेकर जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का।